Hello everyone, welcome to our channel, The Legal Amigos. So today we will discuss about the chapter 2 of part 5, that is the Parliament. Chapter 2, the Parliament. Though Article 79 to 122 deals with chapter 2, Parliament of the part 5, the Union, and important articles of this chapters are आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में हमें ये बताया गया है कि पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में पहले तो प्रेसिडेंट होना चाहिए, उसके बाद दो हाउसेस कौन कौन से दो हाउसेस, काउंसिल ऑफ स्टेट्स उसे बोलते हैं राज्यसभा, एंड हाउस ऑफ पीपल उसे बोलते हैं लोकसभा। तो बेसिकली तीन चीजें इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट, सेकंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, थर्ड द हाउस ऑफ पीपल। आर्टिकल 80, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। कंपोजिशन कैसा होता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, मतलब राज्यसभा का कैसा कंपोजिशन होगा। तो पॉइंट वन में ये बताया है कि सब क्लॉज, जो पॉइंट वन का सब क्लॉज ए उसमें ये बताया है कि 12 मेंबर्स जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, और वो किस बेसिस पे नॉमिनेट करेंगे वो क्लॉज 3 के अंदर बताया गया। तो पहले हम क्लॉज 3 को पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। क्लॉज 3 में हमें ये बताया गया है कि जो सब क्लॉज ए में बात की है क्लॉज 1 के, उसमें जो मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा उनके पास स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फील्ड्स के अंदर। और फील्ड्स कौन कौन सी है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। अगर इन फील्ड्स के अंदर उनके पास स्पेशल नॉलेज, उनके पास नॉलेज है या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो फिर उस बेसिस पे प्रेसिडेंट उन्हें नॉमिनेट करता है। ओके, तो अब हम चलते हैं पॉइंट बी पे जो क्लॉज 1 का है। नॉट मोर देन 238 मेंबर्स। हाँ, 238 मेंबर्स से ज्यादा मेंबर्स सेलेक्ट नहीं हो सकते स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर। सेकंड पॉइंट ये बोला गया है कि इसका एलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे होगा। एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो फोर्थ शेड्यूल जो है उसमें पूरा उसका वो दे रखा है कि कैसे एलोकेट करना है सीट्स को, यूनियन टेरिटरी के बेसिस पे करना है और स्टेट के बेसिस पे करना है, वो सारा फोर्थ शेड्यूल के अंदर दिया गया है, तो उसे फॉलो किया जाता है। थर्ड पॉइंट हमने समझ लिया जो इंटरलिंक्ड है क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के साथ। फोर्थ पॉइंट हमें ये बताता है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन था उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुआ था, जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट था। हम जो होते हैं, हम जो जनरल पब्लिक जो होती है वो पहले तो एमएलएस को वोट करती है कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं तब हम एमएलएस को वोट करते हैं, और एमएलएस जो होते हैं वो ही मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा के उन्हें सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं है बट एमएलएस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जो भी क्या कहते हैं, जो भी लॉ पार्लियामेंट बनाएगी यूनियन टेरिटरी के लिए, यूनियन टेरिटरी या स्टेट्स के लिए जो राज्यसभा के अंदर होगा, वो मतलब पार्लियामेंट के पास पावर होती है लॉ बनाने की। अब आर्टिकल 81 पे आते हैं। इसमें कंपोजिशन है हाउस ऑफ पीपल का, दैट इज लोकसभा का। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि इसमें जो है 530 मेंबर्स होने चाहिए, 530 मेंबर्स की सीट्स होनी चाहिए, और इसमें डायरेक्ट इलेक्शन से ही सेलेक्ट होते हैं मेंबर्स। पॉइंट बी ये बताता है कि जो 20 मेंबर्स है यूनियन टेरिटरीज को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो पार्लियामेंट ही सेलेक्ट करती है, 20 से ज्यादा नहीं कर सकती है। सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है जो एलोकेशन ऑफ सीट्स होता है। हाँ, सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है कि जो यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स जो है वहाँ पे जो सीट्स है उनका एलोकेशन किस बेसिस पे होता है, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। जैसे सिक्किम है, गोवा है, वहाँ पे कम पॉपुलेशन तो वहाँ पे कम एमपीज की जरूरत पड़ेगी, और जैसे यूपी है, राजस्थान है, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा बड़ा एरिया है तो उसके अकॉर्डिंग पे वहाँ पे ज्यादा एमपी की जरूरत पड़ेगी। हमें ये किस बेसिस पे पता चलता है, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे पता चलता है। पॉइंट बी भी यही बात करता है कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो भी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी जो है एक पर्टिकुलर स्टेट की, उसके अंदर एक पर्टिकुलर सिटी की और उस पर्टिकुलर एरिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होगी वो उनके एरिया के हिसाब से ही बनाई जाएगी। अब थर्ड पॉइंट ये बात करता है कि जो पॉपुलेशन की बात हम कर रहे हैं कि पॉपुलेशन, कौन सी पॉपुलेशन, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी पॉपुलेशन, क्या फिगर है पॉपुलेशन का। वो फिगर हमें पता चलता है सेंसस से। जो रीसेंट सेंसस होगा, जो लास्ट सेंसस होगा
उससे हम निकालेंगे कि क्या पॉपुलेशन है और कितनी पॉपुलेशन है किस पर्टिकुलर एरिया में। अब है आर्टिकल 50, सेक्शन ऑफ सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोक्रेशन एंड डिसोल्यूशन। इसमें ये बताया गया कि जो प्रेसिडेंट है वो टाइम टू टाइम हर एक हाउस को समन कर सकता है, बता सकता है कि इस टाइम पे इस जगह पे मीटिंग होगी, और बट वो 6 मंथ्स के अंदर इंटरवीन नहीं कर सकता उसकी लास्ट सिटिंग पे। अगर उनकी मीटिंग पहले से फिक्स है तो उसको इंटरवीन नहीं कर सकता, उन्हें यह पहले ही बताना पड़ता है। सेकंड पॉइंट ये बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो प्रोक्योर कर सकता है किसी भी हाउस को और डिसॉल्व कर सकता है हाउस ऑफ पीपल को। सबसे पहले डिसॉल्व मतलब प्रोक्योर का मतलब होता है कि डिसकंटिन्यू किसी भी जैसे लोकसभा है उसको डिसकंटिन्यू कर लेंगे टेम्पररी। जैसे विंटर सीजन तक, विंटर सीजन के बाद आता है मानसून सीजन, वो विंटर सीजन के बाद उन्होंने डिसकंटिन्यू कर लिया, बोल दिया अभी लोकसभा बंद है और अब ये खुलेगा जाके मानसून सीजन में, तो ये थोड़े टाइम के लिए डिसकंटिन्यू हो गया, टेम्पररी इसको क्लोज कर दिया। सेकंड पॉइंट ये बोलता है डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब पूरी गवर्नमेंट ही खत्म हो गई, वहां पे पूरा हाउस खत्म हो चुका है, यहाँ पे पूरी गवर्नमेंट का एंड हो गया, अब नहीं नया इलेक्शन होगा, नई गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद नया हाउस बनेगा। आर्टिकल 93, स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। इसमें ये बताया गया है कि हाउस ऑफ पीपल के अंदर दो मेंबर्स होते हैं, जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर है, उसको सेलेक्ट करते हैं कि उसको मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं, लोकसभा सेलेक्ट करती है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर्स को, और अगर इनकी पोजीशन वेकेंट हो गई है तो फिर दूसरा मेंबर बनाने की भी लोकसभा की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आर्टिकल 100 हमें ये बताता है कि वोटिंग इन द हाउस पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम्स। इसमें ये बताता है कि वोटिंग कैसे होती है। फर्स्ट पॉइंट में ये बताता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो ही वोट करते हैं और उनके मेजोरिटी ऑफ वोट से पता चलता है कि कौन क्या कहते हैं कौन जीता है। बट अगर उनके वोट्स टाई टाई हो जाता है अगर उनके वोट्स में, तो चेयरमैन और स्पीकर के पास पावर होती है उस टाइम कि वो वोट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये बताता है कि हाँ, अगर किसी मेंबर ने वोट कर दिया और वो जो है पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाइड हो गए थे या उन्हें पार्लियामेंट से निकाल दिया गया था पर फिर भी उन्होंने वोट कर दिया, तो फिर पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो उस वोट का क्या करेंगे और फिर वो कैसे देखेंगे। थर्ड पॉइंट हमें ये बताता है कि पार्लियामेंट के अंदर जितना पार्लियामेंट के अंदर कोरम बैठा है पूरी मीटिंग का, वो 1/10 होना चाहिए कि जो हाउस का है। जैसे राज्यसभा का 530 मेंबर्स है, सॉरी 238 मेंबर्स है, तो उसका 1/10 जो है कोरम उस मीटिंग के अंदर होना चाहिए। और जैसे लोकसभा का है 530 मेंबर्स, तो उसका 1/10 मीटिंग के अंदर उस 1/10 मेंबर्स जो होंगे वो मीटिंग के अंदर होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट, अगर किसी टाइम कोरम नहीं आता है, मतलब लोग जितने भी है मेंबर्स जो है वो नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो चेयरमैन और स्पीकर के पास ये चेयरमैन और स्पीकर की ये ड्यूटी होती है कि वो या तो हाउस को एडजर्न कर दे, मतलब हाउस को पोस्टपोन कर दे कुछ टाइम के लिए, या तो वो उस मीटिंग को सस्पेंड कर दे जब तक कोरम नहीं आता। 105 में पावर्स प्रिविलेजेस बताई गई है हाउसेस की। हाँ, फर्स्ट पॉइंट ये है कि वहाँ पे सब पहली बात तो कि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं सबके पास फ्रीडम टू स्पीच है, कि उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो रख सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो पार्लियामेंट के अंदर कोई भी मेंबर है, अगर वो कहीं और जाके वोट दे रहे हैं तो उस चीज के लिए वो उस बात के लिए लायबल नहीं होते और वो किसी प्रोसीडिंग के लिए लायबल नहीं होते। और अगर कोई पब्लिकेशन हो रहा है, जैसे लोकसभा ने कुछ पब्लिश कर लिया, तो कोई मेंबर उसके लिए पर्टिकुलरली लायबल नहीं होगा और कोई कोर्ट में उसकी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि हाँ, थर्ड पॉइंट ये बात करता है कि जो मेंबर्स है उनके पास, मेंबर्स और कमिटी जो है उनके पास पावर होती है, उनके पास ये पावर और प्रिविलेज है कि वो अपने लॉज मतलब अपने रूल्स खुद से बना सकता है। और अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो रूल्स और लॉज है दिए गए हैं वो ही उन्हें फॉलो करने होंगे। और फोर्थ पॉइंट ये बात करता है कि क्लॉज 1 2 3, जो ये क्लॉज 1 2 3 में हमने बात करी, ये सारी पावर और किसके पास हो सकती है, वो सारी पावर अटॉर्नी जनरल के पास होती है। आर्टिकल 106
106 जो है सैलरी और अलाउंसेस की बात करता है। सैलरी और अलाउंसेस भी मेंबर्स खुद की मतलब खुद ही वो करते हैं, ये लॉ खुद बनाते हैं। और उस मेंबर्स मतलब मेंबर्स से पहले, ये वाले लॉ से बनने से पहले एक प्रोविजन था, जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था उस टाइम क्या होता था, एक रेट होती थी डिसाइड, उस पे ही अलाउंसेस वगैरह दिए जाते थे। बट उसके बाद तो काफी ज्यादा प्रोविंसेस आ गए और आते रहते हैं चेंजेस की सैलरी के अलाउंसेस जो है उसकी रेट डिक्रीज हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो ये सब होता रहता है। अब आर्टिकल 108, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। पॉइंट 1 में ये बताया गया है कि किस किस बेसिस पे जॉइंट सिटिंग्स होती है दोनों हाउसेस की। जॉइंट सिटिंग्स बहुत कम होती है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं तब होती है। पॉइंट 1 में ये बता दिया है कि अगर बिल जो है वो एक हाउस में पास कर दिया और दूसरे हाउस के पास चला गया है, तो पॉइंट ए में ये बोला गया है कि अगर ये बिल अगर दूसरा हाउस उसे रिजेक्ट कर देता है तब जॉइंट सिटिंग होती है। सेकेंड पॉइंट ये बताता है कि वो कुछ अमेंडमेंट्स कर देता है बिल में, तब सिटिंग होती है। थर्ड पॉइंट ये बता देता है कि यार 6 मंथ्स तक कुछ भी उस मतलब दूसरे हाउस ने इस बिल का कुछ भी नहीं किया है, या क्या कहते हैं प्रेसिडेंट या तो हाउस डिसॉल्व हो गया है, तो प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउसेस को नोटिफाई करेगा पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू कि और समन करेगा कि मीटिंग है, तो दोनों हाउसेस टाइम जब जाके मिलेंगे और उस बिल के रिगार्डिंग बात करेंगे। और ये जो क्लॉजेस में ये फर्स्ट क्लॉज में जो बात की गई है ये मनी बिल से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, मनी बिल का अलग ही प्रोविजन है। सेकेंड पॉइंट ये बताता है कि 6 मंथ, हाँ, जो क्लॉज 1 के अंदर बात की गई थी उसमें जो 6 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है, उसके बाद जो 6 मंथ्स का अपने टाइम पीरियड बताया कि जब तक उसको बिल्कुल लैप्स कर लिया उसके बाद फिर बिल के बारे में नहीं वो फिर प्रेसिडेंट के पास पावर जाती है। तो जो 6 मंथ्स है वो किस बेसिस पर डिसाइड होंगे? अगर जो 6 मंथ्स है, अगर अगर क्या कहते हैं 6 मंथ्स, 5 मंथ्स हो गए और एक जो 1 मंथ है उसमें 4 कॉन्सिक्वेंटिव हॉलीडेज आ गए, कि 4 हॉलीडेज आ गए, 1 वीक का ऑफ हो गया, तो फिर उससे 5 मंथ ही काउंट किया जाएगा, उससे 6 मंथ्स काउंट नहीं किया जाएगा। 6 मंथ्स होगा कि पूरे 6 मंथ्स उसमें कोई कॉन्सिक्वेंटिव हॉलीडेज नहीं है तब माना जाएगा, तब ही प्रेसिडेंट के पास पावर जाएगी। थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है, क्लॉज 1 में जो बात की गई थी, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है इंटेंशन ऑफ समन। हाँ, क्लॉज 3 जो है उसमें ये बताया गया है जो प्रेसिडेंट है वो दोनों हाउसेस को समन कर सकता है और एक मीटिंग रख सकता है। जब कोई बिल पास करना हो तो वो दोनों हाउसेस को बुला सकता है, ज्वाइंटली बिठा के मीटिंग कर सकता है, फिर वोटिंग होती है। वो सारा प्रोसीजर अपन ने पढ़ा ही है कि बिल से लॉ कैसे बनता है, तो फिर वो प्रेसिडेंट कर सकता है। पॉइंट 4 के अंदर ये बताया गया है कि जॉइंट सेटिंग्स जो है दोनों हाउसेस की कब होगी, जब होगी जॉइंट सेटिंग होगी बिल के लिए और वहां पे वोटिंग होगी, तो प्रेजेंट वोटिंग के बेसिस पे जो भी मेजोरिटी वोट्स आएंगे वो काउंट बताए जाएंगे। इसमें क्लॉजेस दिए हुए हैं दो, तो फॉर बी सॉरी ए क्लॉज में ये बात करी गई है कि जॉइंट सिटिंग के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स अगर कोई अमेंडमेंट पास नहीं होता है या वो ओरिजिनली वैसा का वैसा ही रिटर्न होकर आ जाता है, तो फिर उस अमेंडमेंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे और कोई ना डीले वगैरह नहीं होगा उस अमेंडमेंट में। पॉइंट बी के अंदर भी यही बात होती है कि जो पास और रिटर्न अमेंडमेंट आया उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और पॉइंट 5 के अंदर ये बात की गई है कि अगर जॉइंट सिटिंग के खत्म होने के बाद हाउस डिसॉल्व हो जाता है तो प्रेसिडेंट जो है, जो नया हाउस बनेगा, नए गवर्नमेंट के साथ नया हाउस बनेगा लोकसभा का, उस और लोकसभा का, तो उस टाइम जो है दोनों हाउसेस की फिर बाद में जॉइंट सिटिंग होगी। अगर वो समन हो गया तो फिर उसके बाद नहीं होगा, समन होने के बाद नहीं होगा और फिर वो बाद में होगा। अब आर्टिकल 109 जो स्पेशल प्रोसीजर बताता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ओके, ओके, सो आर्टिकल 109 में फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि जो मनी बिल है वो राज्यसभा इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है, राज्यसभा के पास पावर नहीं है उसे इंट्रोड्यूस करने का। सेकंड पॉइंट ये बताता है कि आफ्टर मनी बिल हैज बीन पास, तो फिर कौन करेगा मनी बिल इंट्रोड्यूस? लोकसभा ही करेगी। और अगर लोकसभा मनी बिल को पास कर देता है वो राज्यसभा के पास ट्रांसमिट हो जाएगा और उनकी रिकमेंडेशन के लिए
और 14 डेज के अंदर राज्यसभा को ये मनी बिल वापस से लोकसभा को भेजना पड़ेगा। अगर उन्हें कोई रिकमेंडेशन चाहिए या कुछ चेंजेस चाहिए तो वो वहां पे राइट डाउन लिख सकते हैं, और फिर लोकसभा के ऊपर होगा कि वो ये इनको एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है। तो थर्ड पॉइंट में ये बताया कि अगर जो लोकसभा है वो क्या कहते हैं, अगर राज्यसभा ने सपोज करो 10 रिकमेंडेशन दिए और लोकसभा ने 5 ही एक्सेप्ट करे, तो वो ये लिखकर बिल को पास कर देंगे। 5 से भी 5 अगर उन्होंने एक्सेप्ट करे तो वो लिख देंगे उधर कि 10 रिकमेंडेशन आए थे, 5 पर एक्सेप्टेड, और वहां पे साइन हो जाएगा और वो मनी बिल जो है वो पास हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट जो है उसमें ये बताया है कि लोकसभा को अगर कोई भी रिकमेंडेशन पसंद नहीं आया और उन्होंने सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए, उसके बाद भी मनी बिल पास होगा। और फिफ्थ पॉइंट ये बताता है कि अगर राज्यसभा ने 14 डेज के अंदर बिल को भेजा नहीं लोकसभा के पास, तो भी बिल जो है वो पास हो जाएगा बिना किसी उसके। तो मनी बिल में ज्यादा रोल राज्यसभा का नहीं होता है, लोकसभा का होता है। आर्टिकल 110 जो बताता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, जो हमने बात करी कि मनी बिल होता क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट ये बताता है, फर्स्ट क्लॉज जो है इसका ये बताता है कि जो ए सब क्लॉज ए से लेकर जी तक में जितना सब कुछ बताया गया अगर वो है एक बिल के अंदर तो उसे कहा जाता है मनी बिल। ए क्लॉज ए सब क्लॉज ये बताता है कि किसी भी बिल में अगर इम्पोजिशन हो रहा है, कोई बिल अगर इम्पोज हो रहा है, अबॉलिशन हो रहा है, कोई कुछ अबॉलिशन कर रहे हैं या कुछ उसके अंदर हम चेंजेस कर रहे हैं या कुछ हम उसमें हटा रहे हैं या कुछ हम उसमें रेगुलेट कर रहे हैं किसी भी टैक्स को, और वो एक बिल के फॉर्म में बन रहा है, और वो अगर एक बिल के फॉर्म में बन रहा है और लोकसभा में प्रेजेंट किया जा रहा है तो उसे मनी बिल में लिया जाता है। सेकंड पॉइंट हमें ये बताता है कि अगर हम किसी कंट्री से कुछ मनी बोरो कर रहे हैं या वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से बोरो कर रहे हैं कुछ मनी, और या कोई कंट्री, कोई हमारी फ्रेंडली कंट्री मनी बोरो कर रही है और हम उसके गारंटर बन रहे हैं और उस चीज का हम बिल बनाते हैं और लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं तो उसे मनी बिल में इंक्लूड करते हैं। थर्ड पॉइंट ये बताता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड, इंडिया में दो टाइप के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड और कंटिजेंसी फंड। कंसोलिडेटेड फंड वही सारे होते हैं जिसमें हम जो टैक्स और रेवेन्यू जो पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो कंसोलिडेटेड फंड में आता है जो गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए यूज करती है। और कंटिजेंसी फंड वो होते हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे यूज होते हैं, जो प्रेसिडेंट इमरजेंसी के टाइम पे यूज करता है, जैसे जब फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, ड्रॉप आ गया, ऐसा कुछ हो गया तब यूज होता है। तो जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से मनी जो है वो विड्रॉ की जाती है और किसी भी चीज के लिए, तो उसे वो मनी बिल में लग कर आ जाता है। तो फोर्थ पॉइंट हमें ये बताता है कि जो अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का मतलब यहाँ पे अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारी पॉकेट मनी है 2000 रुपीज, और 2000 रुपीज में से हमें आज के लिए 1000 रुपीज चाहिए, 1000 रुपीज जो है वो अप्रोप्रिएशन हो जाएंगे कि कुछ अमाउंट हमारा जो सेव किया हुआ था हम उसे यूज कर रहे हैं, तो वो अप्रोप्रिएशन में आएगा। की पॉइंट ये बताता है कि डिक्लेरेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, हाँ गवर्नमेंट अगर कोई एक्सपेंडिचर कर रही है कि अगर गवर्नमेंट कोई कुछ एक्सपेंडिचर वे में यूज कर रही है किसी पैसे को, तो वो बताएंगे, वो कंसोलिडेटेड फंड से लेंगे, और अगर या वो उस अमाउंट को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे 50,000 करोड़ उन्होंने लिए थे और अगर उनको एक 1 करोड़ या 1 लाख करोड़ करने हैं उनको वो पैसों का, तो वो इंक्रीज कर रहे हैं उन पैसों को, तो वो भी यही सब का मनी बिल के अंदर बताया जाता है। और पॉइंट एफ के अंदर ये बात करी गई है कि जो भी रिसिप्ट, जो कंसोलिडेटेड फंड है, कंसोलिडेटेड फंड को क्या कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट बोला जाता है इंडिया का, और इसकी जो कस्टडी और जो इसका जो इशू करते हैं मनी, वो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स में आता है यूनियन और स्टेट के। तो ये रहता है। और जी पॉइंट ये बताया गया कि जो भी ए से लेकर एफ तक की बात हुई है और इन सारे मैटर्स पे जो भी बात हुई है वो ही एक मनी बिल को एक बिल वो अगर यही सारी अगर एक बिल के अंदर वो क्वालिटीज होती है, ये सब चीजें होती है, तो वो मनी बिल बनाती है। सेकंड पॉइंट ये बताता है कि अगर किसी बिल में मतलब अगर कुछ छोटे मोटे चेंजेस है, जैसे अगर किसी फाइन को इम्पोज करना है या कोई पेनल्टी के लिए कुछ करना है, तब उस टाइम मनी बिल नहीं बनेगा। मनी बिल तभी बनेगा जब उसकी पूरी कंडीशंस फुलफिल होती है, तभी बनेगा। जो अपन ने सब क्लॉज ए में पढ़ी थी, इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन,
ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन, तब ये सारी चीजें होती है तभी जाके मनी बिल बनता है। और ये छोटे मोटे फाइन्स के लिए नहीं बनता मनी बिल, और या नहीं कोई पेनल्टी वगैरह के लिए ये मनी बिल नहीं बनता है। थर्ड पॉइंट ये बताता है कि जो मनी बिल है, अगर कोई जैसे राज्यसभा मनी बिल पे कोई क्वेश्चन कर रही है कि कैसे मनी बिल बन रहा है, क्यों बन रहा है, तो जो डिसीजन होगा, जो फाइनल डिसीजन होगा, वो स्पीकर का डिसीजन होगा कि ये मनी बिल क्या कहते हैं बनेगा या नहीं बनेगा। फोर्थ पॉइंट ये बताता है जो मनी बिल है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पास ट्रांसमिट होता है आर्टिकल 109 में, और ये प्रेसिडेंट के पास भी जाता है उसकी असेंट लेने के लिए। और जो सर्टिफाई करता है, कौन सर्टिफाई करता है प्रेसिडेंट को, स्पीकर सर्टिफाई करता है, और स्पीकर ही इस चीज को साइन करता है, तब जाके ये मनी बिल बनता है। अब लास्ट आर्टिकल है जो इस पूरे चैप्टर का, वो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आर्टिकल 112, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। फर्स्ट पॉइंट हमें ये बताता है, इसमें बजट की बात होती है जो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में डिसाइड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट यही बताता है कि हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में गवर्नमेंट एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, जो बजट बोला जाता है, दोनों हाउसेस के साथ मीटिंग होके फिर बनता है। सेकेंड पॉइंट में ये बताया जाता है कि ये जो फाइनेंशियल बजट है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो इसके अंदर क्या कहते हैं जितने भी एक्सपेंसेस, पॉइंट बी में ये बताया है कि जितने भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह के जो भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह होगा वो भी सब कंसोलिडेटेड फंड से ही निकाला जाएगा। और थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है कि कंसोलिडेटेड फंड जो है उसमें से पहले तो फर्स्ट ए पार्ट में प्रेसिडेंट के अलाउंसेस और प्रेसिडेंट की जो भी सैलरी है वो जो होती है वो भी कंसोलिडेटेड फंड से डिसाइड होती है। बी पॉइंट ये है कि जो सैलरी और अलाउंसेस है चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, राज्यसभा के और लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, उनकी सैलरीज और अलाउंसेस डिसाइड होता है। थर्ड पॉइंट ये बताया है कि जो भी टैक्स गवर्नमेंट के ऊपर चार्ज हुए थे वो सब कंसोलिडेटेड फंड से साइड किए जाते हैं, और वो तब यूज किए जाते हैं जब इमरजेंसी का टाइम होता है। डी जो डी पॉइंट है उसमें ये बताया गया जितनी भी सैलरी अलाउंसेस पेंशन जो भी जजेस को दी जाती है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी उसी में से कंसोलिडेटेड फंड में से निकाली जाती है। जितना भी पेंशन जो भी पेएबल होता है जो जजेस को दिया जाता है फेडरल कोर्ट के, वो सब देखा जाता है। जितने भी पेंशन वगैरह सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि जितने भी पेंशन वगैरह हाई कोर्ट के जजेस को दिया जाता है वो सब कंसोलिडेटेड फंड में रहता के फंड में से ही देते हैं। जितनी भी सैलरीज अलाउंसेस पेंशन वगैरह अटॉर्नी जनरल को दी जाती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उन सबका भी अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। और कोई भी अगर ऐसा कोई जजमेंट आता है या डिग्री आता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना होता है, तो किसी भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए, तो उसमें गवर्नमेंट तो वो भी फंड जो है वो भी कंसोलिडेटेड फंड से ही लिया जाता है। जी पॉइंट ये बताता है कि जितने भी एक्सपेंडिचर्स जो पार्लियामेंट यूज करती है, कोई भी अदर एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट यूज करती है, तो वो भी सब कंसोलिडेटेड फंड से लिया जाता है। एंड दैट्स ऑल फॉर इट। यहाँ पे हमारा जो ये चैप्टर 2 है द पार्लियामेंट वो खत्म होता है। हमने यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे 79 से लेकर 122 तक के से लेकर, हमने वो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करा। हमने सारे आर्टिकल्स डिस्कस नहीं करे बट हमने इम्पोर्टेंट करे हैं, और हमने वेबसाइट जो हमारी वेबसाइट है उस पर पूरे नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें सारे आर्टिकल्स मेंशन्ड है अच्छे से, तो आप वो जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं और वो भी देख सकते हैं। और हम सारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर सीरीज जो हमारी चल रही है आप उन्हें भी जाके चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। एंड थैंक यू सो मच, and do like, comment